गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो एक्सेस कैपेसिटी होती है, अतिरिक्त क्षमता होती है, वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है। जैसा कि आपको विदित है कि इस पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर चैम्बरलिन के द्वारा जो प्रत्याशित मांग वक्र है और बाजार अंश मांग वक्र, उनकी चर्चा मैंने कर ली थी कि प्रत्याशित मांग वक्र अधिक लोचदार होता है और वह कब होता है, एक फर्म जो है विभिन्न कीमतों पर अपनी मांग मात्रा बेचने के लिए तैयार रहती है, जब अन्य फर्में या जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं वो अपनी कीमत को क्या रखें, स्थिर रखें। बाजार अंश मांग वक्र में वह होता है कि विभिन्न कीमतों पर अपनी मांग मात्राओं को दर्शाता है, जहाँ पे अन्य फर्में भी उसी प्रकार व्यवहार करें जिस प्रकार वह फर्म कर रही हो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों वक्रों में, बाजार अंश मांग वक्र और प्रत्याशित मांग वक्रों में किस प्रकार विवर्तन होता है, उसका अध्ययन अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब फर्म में बाजार अंश मांग वक्र का प्रभावित होता है, जो कैपिटल डी, जब नई फर्में समूह में प्रवेश करती है तो ये बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है, और अगर फर्में बाहर निकल जाए तो ये दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। उसके बाद अपन ने कीमत प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ा था कि जब अन्य फर्में भी एक फर्म का अनुकरण करके कीमतों को कम करने लग जाए तो ये अपना स्मॉल डी वक्र है, जो प्रत्याशित मांग वक्र है, वो बाईं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, और जब कीमत में वृद्धि करने लग जाए तो ये दाईं तरफ खिसक जाएगा। उसके बाद में अपने फर्म जो होती है उसका अल्पकालीन संतुलन पढ़ा था, उसमें तीनों स्थितियों के बारे में अध्ययन किया था। तीनों स्थितियाँ कौन कौन सी, जब फर्में जो है वो समूह से एग्जिट होने लग जाए, या फिर कीमत प्रतिस्पर्धा होने लग जाए, या फिर दोनों स्थिति एक साथ हो जाए, फर्मों का निकास भी हो साथ में कीमत प्रतिस्पर्धा भी हो। तो इन तीनों स्थितियों में अपने फर्म के अल्पकालीन या दीर्घकालीन संतुलन की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि एकाधिकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें औसत आय वक्र वो अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, AR जो है वो MR के बराबर होगा और कीमत के बराबर होगा। ठीक है, और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC यू आकृति का होता है। ठीक है, और जो संतुलन होता है वो इस बिंदु पे, मान लो ये बिंदु अपने है, ये ई बिंदु है, इस पे वो संतुलन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। OQ उत्पादन, OP1 कीमत, ये कब है, जब पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती हो, और यह जो संतुलन है वह सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम उत्पादन को दर्शा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा। और जब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो वहाँ मांग वक्र कैसा होगा, नीचे की तरफ गिरता हुआ, क्योंकि किसी भी फर्म को अधिक मात्रा बेचनी है तो कीमत को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, LAC वक्र की साइज वो की वो रहेगी, ये LAC वक्र, जहां दोनों टच करेंगे यहां मान लो उत्पादन का निर्धारण हो OQ1। ठीक है, एक्चुअल में ये LMC वक्र, और संतुलन कहाँ होता है, जहां AR या MR वक्र जो है वो MC वक्र को, MR वक्र जो है वो MC वक्र को काटे, ये मान लो MR वक्र। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, MR और MC कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पे MR और MC आपस में काट रहे हैं, तो कीमत का निर्धारण कौन सी के द्वारा होगा, AR के द्वारा होगा, तो कीमत का निर्धारण यहाँ हुआ OP1, और इस OP1 कीमत पे उत्पादन की गई मात्रा कितनी रही, OQ1 रही है। ठीक है, अगर यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होती तो यह संतुलन कहाँ पे होगा, इस बिंदु पे होता, LAC के न्यूनतम बिंदु पे होता। ठीक है, यह सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम उत्पादन की दृष्टि को दर्शा रहा है, तो यहाँ OQ1 कब होता, जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट में पाई जाती। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होने के कारण मांग वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ होने के कारण केवल उत्पादन कितना होता है, OQ के बराबर होता है। ये जो अतिरिक्त उत्पादन का अपने लॉस हुआ है,
इसे अपन कहते हैं आधिक्य क्षमता। तो आप इसको ध्यान से देखना। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा फर्म सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम उत्पादन अर्थात एलएसी का न्यूनतम बिंदु से कम उत्पादन करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलएसी एआर जो वक्र है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, और जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति से विपरीत है, जहां फर्म दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के मिनिमम पॉइंट पर कार्य करती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का वास्तविक दीर्घकालीन उत्पादन तथा सामाजिक दृष्टि से अनुकूल उत्पादन का अंतर ही अतिरिक्त क्षमता के माप को दर्शाता है। अर्थात कहने का मतलब ये एआर वक्र, ये एलएसी वक्र, ये एमआर वक्र और ये एमआर को काटता हुआ एमसी वक्र, यहाँ किसका उदाहरण उत्पादन का निर्धारण हो रहा है? ओ Q1 मान लेते हैं, यहाँ कीमत OP1, और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण प्रतियोगिता के अनुसार यहाँ होना कितना चाहिए था? Q1 Q2। ये जो इतना उत्पादन कम हो रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं? अतिरिक्त क्षमता कहते हैं। इसमें संतुलन की शर्त क्या है? अनुभूत मांग वक्र, जो प्रत्याशित मांग वक्र है वह औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत को स्पर्श करे। ठीक है, ये स्पर्श कर रही है, अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। दूसरा है जो आनुपातिक मांग वक्र है, कैपिटल डी डैश बाजार अंश मांग वक्र, जिसका सामना व्यक्तिगत फर्म कर रही है, वह डी डैश व एलएसी वक्र के स्पर्श बिंदु पर काटता हो। तो कहने का मतलब, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें एआर वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ है, एलएसी वक्र इसको यहाँ टच कर रहा है नीचे की तरफ गिरते हुए इसे को, और जो एमआर जो डी डैश वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, बाजार अंश मांग वक्र, और संतुलन में कितना होगा? ओ X1 उत्पादन कर रहा है। तो यह पूर्ण प्रतियोगिता होती है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो सामाजिक उत्पादन कितना होगा? सामाजिक अनुकूलतम उत्पादन OX2। ठीक है, यहाँ मिनिमम पॉइंट पे, तथा सभी फर्में दीर्घकालीन औसत लागत LAC के न्यूनतम बिंदु पे होगी, क्योंकि केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होगी। क्योंकि यहाँ एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा फर्म है तो इसका मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल का होने के कारण, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं जो LAC है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, वो नीचे की ओर गिरता हुआ होने के कारण, देखो ये LAC ये नीचे की ओर गिरता हुआ, ये टच कर रहा है किसको? AR वक्र को। तो औसत आगम वक्र, या हम कह सकते हैं ये जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर गिरता होने के कारण LAC वक्र के गिरते हुए भाग को स्पर्श कर रहा है। ध्यान से देखना इस डायग्राम में, LAC वक्र का, ये LAC वक्र है, ठीक है, इसका गिरता हुआ भाग कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गिरता हुआ भाग है, इसी को टच कर रहा है कौन? AR वक्र। क्यों कर रहा है? क्योंकि AR वक्र गिरता हुआ है। ठीक है, तो इसके LAC वक्र के गिरते हुए भाग को इस बिंदु पे टच कर रहा है, जहाँ उत्पादन जो है वो सामाजिक अनुकूलतम उत्पादन से क्या हो रहा है? कम उत्पादन हो रहा है। यहाँ तो OX2 था और यहाँ क्या हो रहा है? OX1 हो रहा है। अतः यहाँ अतिरिक्त क्षमता होगी, और अतिरिक्त क्षमता किसके बीच होगी? X1 और X2 के बीच होगी। अब ये अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा है वो दो प्रकार से दी गई है। पहली जो अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा दी थी वो केसल्स ने दी थी, और दूसरी जो अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा दी वो चेम्बरलिन के द्वारा दी गई। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर फर्म अपने अनुकूलतम उत्पादन, सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम उत्पादन करती तो क्या होता? OX2 उत्पादित मात्रा OX2 होती, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था कि जितनी भी फर्में होती हैं, यहाँ ये औसत आय वक्र था, ये LAC वक्र था, और जितनी फर्में होती है उसका संतुलन इसी बिंदु पे होता है, मिनिमम पॉइंट पे, और यह सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम उत्पादन होता है। ठीक है, फर्क इतना है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म जो होती है उसमें AR वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है, यहाँ कम लोचदार होता है। ठीक है, कम लोचदार होने के कारण AR वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ या ऋणात्मक ढाल का होने के कारण जो LAC वक्र है उसके गिरते हुए भाग को स्पर्श करेगी, और गिरते हुए के भाग को स्पर्श यहाँ कर रही है, और यहाँ उत्पादन कितना है? OX1, और सामाजिक दृष्टि से उत्पादन कितना होना चाहिए था? OX2 होना चाहिए था। कम कितना हो रहा है? X1 X2 के बराबर कम उत्पादन हो रहा है, और यही क्या होती है? आधिक्य क्षमता होती है। इसका
विस्तार से विवरण अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।